जी भाई, लोकतंत्र में बहुमत जानते ही मौसम। फिलहाल चलिए चर्चा हो जाएगी, तो क्लासेस आपके हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी तक देखिए हम लोगों ने लिटरेचर पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, ठीक है, शैंदव सभ्यता पढ़ा, ताम्र सभ्यता पढ़ा, यानी इतनी चीज़ें इंक्लूड हुई जो आपके 6 और 7 दिन के क्लासेस चले। तमाम टॉपिक्स की बातें हुई, क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वो चीज़ें तो हो गई। लेकिन अब एक नया अध्याय जो आपका ये शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके भारत की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से मानी जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के बराबर की सभ्यता थी। जो उन्नतशीलता थी, चाहे नगर योजना आप देख लें, ठीक है, सामाजिक ढांचा देख लें, उनके क्रियाकलाप देख लें, व्यापारिक गतिविधियां देख लें, यानी आप हर पहलू को जब देखते हैं तो वो काफी उन्नतशील। 2600 ईसा पूर्व से के मध्य मानी जाती है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही गई? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मतलब आसपास की सभ्यता। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता पाई गई, या इसका निवास स्थल था, ठीक है ना। नदियों के ही किनारे क्यों? एक प्रश्न तो ये वाजिब बनता है कि आखिर नदियों के ही किनारे क्यों? क्योंकि सर नदियों के किनारे जीवन सुगम होता है, से कृषि के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। कृषि के लिए हो गया, और सब बहुत सारे। एक उदाहरण लीजिए, मिस्र की सभ्यता, इसे और भी क्या बोलते हैं? नील नदी की सभ्यता। ये नील नदी के किनारे ये सभ्यता थी। एक आसान शब्द में आप उसको कहिए, आप कई चीजों को आपने इंक्लूड किया, लेकिन एक शब्द, आवागमन के साधन। नदियां उस समय आवागमन के प्रमुख साधन थे, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता था, ठीक है ना। स्थल मार्ग, देखिए आप एक दूसरे क्षेत्र को नहीं जानते, ठीक। वास्को डी गामा ने जब खोज की तो आपको पता है कि वो अनायास इस उपमहाद्वीप में आ गया, वो खोज करने कुछ और निकला था, लेकिन वो एक थोड़ा सा जो उसके कार्यक्रम में गलती हुई, हेरफेर हुई, जो उसने मैपिंग बनाई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, वो भारतीय उपमहाद्वीप में इधर आ गया, एक नए क्षेत्र की खोज हुई। लेकिन आप अगर ये अनुमान लगाइए कि वो जिस कार्य क्षेत्र के लिए निकला था, अगर वहीं जाता तो क्या यूरोपियंस को कुछ और समय लगता इस उपमहाद्वीप को खोजने में? संभव है, लगता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सभ्यताएं जो हैं, आप देखिए वो नदियों के किनारे इस रूप में है कि नदी एक स्रोत है। किसका स्रोत है? आप पाषाणकालीन स्थिति देखिए, उस समय का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो नदियों या जल स्रोतों के किनारे उसने निवास बनाया, गुफाओं में। क्यों? कि उसे जल की प्राप्ति हो सके। पहली अवस्था यही है, जल की प्राप्ति, यानी व्यक्ति के लिए जल आवश्यक है। साइंटिफिक आप लोग भी जानते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि जल आसानी से मिल सके, आवागमन का साधन भी हो जाएगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक संस्कृति नदियों के किनारे बसी है तो कोई दूसरी संस्कृति भी नदियों के किनारे ही बसी होगी, क्योंकि सबकी एक मूलभूत आवश्यकता है जल, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। 1921 में
खोज की किसकी? हड़प्पा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन, ठीक है, जिसका अध्यक्ष इस कालखंड में कौन था? जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल, जिसके निर्देशन पे दयाराम साहनी ने उस क्षेत्र का उत्खनन किया 1921 में। एक जिक्र आया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? छोटी छोटी चीजें भी जानिए। प्रथम अध्यक्ष, जिसे भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना हुई, जिसका प्रथम अध्यक्ष बने अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। पुरातत्व का इन्हें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्हें जनक माना जाता है, ठीक। गवर्नर जनरल कौन था, जिसके कालखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई? सोचे आप लोग। 1861, आप सोचिए 1857 के बाद 1861 का कालखंड है। लॉर्ड कैनिंग, ये छोटी छोटी चीजें जानिए आप। जो ये सोच, अगर हमारे दिमाग में चलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको छोड़ा जा सके, बिल्कुल ये संभावना ही नहीं है कि आप कोई चीज छोड़ सकते हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि आप जिस कालखंड के बारे में पढ़ रहे हो, उस कालखंड में उस पूरे के पूरे परिक्षेत्र में कौन कौन सी घटना या क्या हुआ, उसको एक स्थान पे मर्ज करें, अलग ना पढ़ें कि उत्तर में पढ़ लें, फिर मध्य में पढ़ लें, फिर दक्षिण में पढ़ें, या पूरब या पश्चिम में पढ़ें। ऐसा बिल्कुल ना करें। एक ही स्थान पे उस कालखंड के सभी घटनाओं को जरूर रखें कि इस कालखंड में इन इन क्षेत्रों में ये चीजें हुई, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या यौद्धिक गतिविधि हो, कोई भी हो, उन घटनाओं को जरूर मर्ज करें एक स्थान पे। उससे आपको ये आसानी होगी कि उस कालखंड में क्या क्या चीजें हुई भारतीय इतिहास में, ये आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इसके लिए आपको अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। बात को समझे। जब आप प्लासी या बक्सर पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में और भी घटनाएं हैं उस कालखंड में, ठीक है, मध्य भारत में, तो उन सब घटनाओं को आप एक जगह रखें। प्राचीन काल में तो इससे आप मतलब मुक्त हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो घटना हो रही है उसी की चर्चा हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि किस कालखंड में कौन सी घटना कहां कहां उस एक पीरियड में हुई। जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, ठीक।
सामाजिक ढांचे की बात करते हैं आप। हड़प्पा सामाजिक ढांचा क्या है? अत्यधिक व्यवस्थित है। अत्यधिक व्यवस्थित, समानता है और सामूहिकता की भावना है। ठीक है, जो भी अवशेष मिले हैं उनसे ये आकलन लगाया गया है कि समानता की भावना है और सामूहिकता है, सब एक साथ मिलकर किसी चीज को कर रहे हैं। ठीक, उत्खनन से जो भी चीजें प्राप्त हुई, उच्च और निम्न समाज में कोई बड़ा अंतर नहीं नजर आया। कोई बड़ा अंतर नहीं था उच्च और निम्न समाज में। ठीक, सभी नागरिकों के समान अधिकार थे और कर्तव्य थे। समान अधिकार, सबको एक जैसा अधिकार और सबके समान कर्तव्य थे। यानी उस समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक, यानी उन्हें जो कार्य सौंपा गया है या वो जो कार्य को करते हैं उसे ईमानदारी से, ठीक, चलिए, खुदाई से जो सील प्राप्त हुई, सील या लेखन सामग्री, सील और लेखन सामग्री जो प्राप्त हुई, सील मतलब सर मोहर। मोहर, जी, इसे आप मोहर कर लें, कंफ्यूजन ना रहे। और लेखन सामग्री, उससे यह अनुमान लगाया गया कि व्यापारियों में पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया। यानी जो व्यापारी थे वो नैतिकता का पालन, नैतिकता का पालन करते थे। यानी किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं। वजन और माप के जो भी मानक थे वो स्पष्ट थे, मतलब कहीं से कोई चोरी नहीं है। कुछ इतिहासकार प्रशासक वर्ग की भी चर्चा करते हैं। प्रशासक वर्ग की भी चर्चा आती है, लेकिन यह स्पष्ट इसके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनका मानना है कि जो नगर की योजना थी और जो व्यवस्था दी गई थी वह बिना प्रशासक वर्ग के संभव नहीं है। यानी इनका यह कहना है कि आप जनता से ये उम्मीद रखें कि वो हर चीजों का पालन करेगा एक ही समयावधि में, ये संभव नहीं है। यानी इस दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि कोई ना कोई प्रशासक वर्ग अवश्य रहा होगा, क्योंकि जो नगर निर्माण की व्यवस्था है, नगर निर्माण, और जिस प्रकार से नगर निर्माण किया गया है वह इंगित करता है कि प्रशासक वर्ग जरूर रहा होगा, प्रशासन जरूर रहा होगा।
ये अलग बात है कि उस शासक ना हो, लेकिन एक ऐसा तंत्र रहा होगा जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता होगा, क्योंकि सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई है, यानी साफ सफाई करने वाला भी कोई व्यक्ति होगा जिसे रखा गया होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन रखा होगा? शहर के लोग, यानी कोई ना कोई ऐसा तंत्र रहा जिसने इन व्यवस्थाओं का निर्देशन किया हो, यानी उनके अंदर ये व्यवस्थाएं बनी हो। ठीक है, चलिए, हड़प्पा में एक गढ़ की भी बात कही गई। गढ़ यानी ऊंचे स्थान पे बना वो किला टाइप स्थान जिसे गढ़ कहा गया, और इतिहासकार इसे ही प्रशासक वर्ग का निवास स्थान या प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र मानते हैं। जो निम्न क्षेत्र है यानी निचला हिस्सा, वो अन्य लोगों का निवास स्थल था। ठीक है, जब गढ़ में यानी उच्च भाग में उत्खनन दौरान विशाल स्नानागार वहां भी प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुआ है, यहां भी। यह क्या इंगित करता है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये भी प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक भवन भी प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि ये इंगित करता है कि एक प्रशासक वर्ग जरूर रहा होगा। ठीक है, जिनका कार्य क्या था? यानी इनका मानना है, इनका कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना। ठीक, निर्माण कार्य का देखभाल और स्वच्छता की देखभाल। यहां की हड़प्पा काल में दंड के संबंध में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। सेना के संबंध में भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए कि सेना थी, और अगर सेना रही होगी तो अस्त्र शस्त्र जरूर मिलते, जैसे अन्य सामग्रियां मिली वो भी मिलती। यानी दंड की कोई विधा प्रमाणित नहीं हुई कि कोई विधा रही होगी, और सेना नहीं रही क्योंकि इसके भी प्रमाण नहीं मिलते। व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग में, क्योंकि इस सभ्यता का प्रमुख आधार व्यापार था। कृषि तो था ही, लेकिन एक आधार व्यापार भी था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। ठीक, कृषि प्रमुख था। हड़प्पा में उन्नत मापतौल व्यवस्था प्राप्त हुई। ठीक है, व्यापारिक आदान प्रदान, के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी वस्तुएं जो प्राप्त हुई किसी अन्य सभ्यता की, यानी यह माना गया कि अन्य सभ्यताओं से व्यापारिक आदान प्रदान रहा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी अन्य सभ्यता के अगर वस्तु आपके पास मिलते हैं यानी व्यापारिक गतिविधियां रही होंगी। यहां पे मुद्रा के बदले नहीं आ रही चीजें, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति हो रही है। ठीक,
रेशम, लकड़ी। रेशम कपड़े बुनना सीख लिया था आपने, नवपाषाण में देखा, तो रेशम की बात आ गई। लकड़ी, कांच, मोती व आभूषण। अब इसमें से बहुत सारी चीजें निर्यात आयात की बात हो रही है। कृषि संबंधी पदार्थ, कृषि पदार्थ, इनका आदान प्रदान होता, ठीक है, यानी वो निर्यात करते थे। खुदाई में मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, इन मुहरों को माना गया कि मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। मोहरों द्वारा आदान प्रदान, व्यापारिक आदान प्रदान, ठीक है। जो व्यापार था वो आंतरिक ही नहीं, वाह्य भी था। वाह्य का मतलब होता अंतर्राष्ट्रीय, अन्य क्षेत्रों से। मेसोपोटामिया, मिस्र और अरब, इन क्षेत्रों से भी व्यापार होता था। यानी इन सभ्यताओं द्वारा भी व्यापार होता था। हड़प्पा की खुदाई में जो मकान प्राप्त हुए हैं वो उस काल के व्यक्तियों की संपन्नता को दर्शाते हैं। तो इससे ये माना गया कि जो व्यापारी वर्ग था वह संपन्न था, क्योंकि जो मकानों के अवशेष मिले हैं बड़े छोटे दोनों प्रकार के, तो ये माना गया कि प्रशासक वर्ग रहे होंगे, व्यापारी वर्ग की भी बात हो गई, यानी ये भी संपन्न रहे होंगे, और जो कृषक और शिल्पकार या मजदूर वर्ग थे उनकी भी व्यवस्थाओं की चर्चा हुई, ठीक है। मकान हो सकते हो छोटे हो, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें सबके लिए समानता थी। इस बात को ध्यान रखिए, सबके लिए समानता थी, यानी किसी में कोई अंतर नहीं। कारीगर वर्ग, यानी जो हड़प्पा की समृद्धि थी उसमें कारीगर वर्ग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण, यानी जो चीजें बनी या बनाई गई इन्हीं के द्वारा, तो इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। क्योंकि हस्तशिल्प जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई वो उन्नतशील थी, यानी पिछला जो इतिहास में आपने पढ़ा, जो भी मृदभांड या भी जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे कुछ आधुनिकता आई है, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो अत्यधिक परिष्कृत है, यानी आधुनिक, पॉलिश, ठीक है। जो इसमें डिजाइन बनाए गए हैं या जो इसके पैटर्न है वो पिछले से भिन्न है, यानी पिछले जो चीजें प्राप्त हुई हैं उससे भिन्न है, ठीक है। इस काल में कांच की मूर्तियां और गहने
यानी कारीगरों ने कांच की मूर्तियां और गहनों का भी निर्माण किया। औजार, हथियार और उपकरण, यानी इन सबों का निर्माण इनके द्वारा हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि उस सभ्यता की समृद्धि में कारीगरों का विशेष योगदान है। फिर बात आती है श्रमिक वर्ग। काम करने वाले, ठीक। श्रमिक वर्ग कौन? आप किसे श्रमिक कहेंगे? मजदूर। किसानों को भी श्रमिक कह सकते हैं आप? जी सर। तो आ सकते हैं ना? श्रम करते हैं तो श्रम। ठीक, श्रम करने वाला वर्ग, तो किसान भी आ सकते हैं। लेकिन श्रमिक वर्ग उन्हें बोला गया कि जो कार्यों को कर रहे हैं, चाहे वो निर्माण कार्य में लगे हों, कृषि कार्य में लगे हों, ठीक है ना, उनकी चर्चा हो रही है। योगदान की बात करें हड़प्पा काल में, तो इनका है निर्माण कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक। हड़प्पा काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई, निर्माण कार्य में इनका योगदान। कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक, कपड़ा निर्माण में लगे श्रमिक, ये सबकी चर्चा होगी, ठीक है, कि श्रमिक वर्ग किन किन भागों में कार्यरत था। निर्माण कार्य, कृषि श्रमिक, कपड़ा निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, धातु का काम, कांच व धातु का, यानी इन सभी क्षेत्रों में श्रमिक लगे हुए हैं, ठीक। यानी कहीं ना कहीं ये एक छोटे लघु उद्योग के रूप में ये कार्य होते रहे होंगे। जब आप श्रमिकों की बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये एक छोटे उद्योग के रूप में ये चीजें रही होंगी। किसी एक श्रमिक की बात नहीं हो रही। श्रमिक कोई एक नहीं है, ये कई होंगे, उससे ज्यादा संख्या होगी। और जब कई श्रमिक किसी एक कार्य में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक छोटा लघु उद्योग अवश्य रहा होगा। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से आप देखें, जिसकी चर्चा हो रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से हड़प्पा काल उन्नतशील था। विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों को उगाना, कांच की वस्तुएं बनाना, धातु के वस्तुएं बनाना, ठीक है, कपड़ा निर्माण, ठीक। क्योंकि नवपाषाण काल में वस्त्र सिलने की बात आई थी, सुई का, और प्लस बात आई थी कि वो कपड़ों को सिलते रहे होंगे, यानी कपड़ा निर्माण होता रहा होगा। वो उन्नतशील ना रहा हो, बहुत परिष्कृत ना रहा हो, ये मान सकते हैं, लेकिन शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस काल में आते आते परिष्कृत हो गया, खासकर कपड़े में आपका, ठीक है, क्योंकि जो उत्खनन में वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें सूती कपड़ा भी प्राप्त हुआ, जो ये दर्शाता है कि इस कालखंड का व्यक्ति सूती वस्त्रों का उपयोग पहनावे के रूप में करने लगा। इसमें आइए नगर जीवन देखिए। नगर जीवन कैसा रहा होगा, क्योंकि नगर संगठित योजना द्वारा निर्मित की गई। योजना को, ठीक है, आप इसके ग्राफ को, इसके फिगर्स को देखें अगर हड़प्पा के, तो आपको लगेगा कि एक बहुत
बढ़िया इंजीनियरिंग की गई। इंजीनियरिंग ही बोलिए, क्योंकि किसी नगर योजना को इंजीनियर्स ही करते हैं। उसको मैपिंग करना, कौन सी चीजें कहाँ होंगी, ठीक है, वो परफेक्शन लाई जाती है। किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो। हड़प्पा नगर योजना में भी परफेक्शन है, व्यवस्थित तरीके से की गई। उसमें लगता है कि जैसे कोई खाका तैयार किया गया हो कागज पे, ठीक है, हर एक चीज परफेक्ट। सड़कें जितनी चौड़ी हैं उतनी ही चौड़ी है, आगे से लेकर शुरू से लेकर अंत तक। कहीं ऐसा नहीं कहीं घुमा दिया गया है। नहीं, जगह की बात तो है, आप इस चीज को करिए ना भाई। धार्मिक पद्धतियां भी हैं, यानी धर्म की भी बात आती है। जब उत्खनन में आपकी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं, जिसे माना गया कि ये मातृ देवी थी, जिनकी आराधना होती होगी, तो उनकी आराधना के लिए कोई ना कोई स्थान तो होगा ना, धार्मिक स्थान। आप गढ़ को ही मान ले धार्मिक स्थान, इतिहासकार उसे ही मानते हैं क्योंकि विशाल स्नानागार है वहां पे। तो लोगों का है सामूहिक रूप से लोग स्नान करके जाते हैं, यानी किसी अनुष्ठान में जाते हैं, यानी धार्मिक क्रियाकलाप वहां होता होगा। जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाणित करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान होते थे, ठीक है। आज के जैसा नहीं है कि सड़क के किनारे आप मंदिर बना लीजिए और सड़क आपका डाइवर्ट हो जाए। वहां भी तो हो सकता था ये चीजें। जो आपने कहा बात सही कही कि बहुत स्थान है, बहुत जगह है, वो तो कहीं, लेकिन एक निश्चित स्थान पे वो बनाया गया, ठीक है। महत्व देकर किसका, जो आपके इसका महत्व दिया गया है, ठीक। अब ग्रहों नक्षत्रों के बारे में पूरा प्रमाण तो नहीं मिला, एक प्रमाण तो मिला है। जब आप पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों का, जितने भी क्षेत्र प्राप्त हुए सबका जब आकलन करती है, तो एक जगह ये चर्चा आई है, सूर्य, यानी जिधर से रोशनी आ रही है उस तरफ, तो कहीं ना कहीं इसका महत्व तो होगा भाई। दिन और रात का महत्व है ना, हमारे जीवन में आज भी है, तो क्या उस कालखंड के व्यक्ति के जीवन में महत्व नहीं रहा होगा? अवश्य रहा होगा। यानी वो सूर्य और चंद्र के महत्व को समझता होगा। जल के महत्व को तो उसने समझ लिया, प्रकृति के महत्व को भी समझ लिया। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज ठंडक पड़ने लगी, ये प्रकृति के महत्व को उसने समझा। यानी प्रकृति शक्तिशाली है, इसीलिए उस कालखंड का व्यक्ति प्रकृति की पूजा कर रहा है। यहां भी प्रकृति की पूजा है। किस रूप में माना? अगर किसी कालखंड का व्यक्ति एक बड़े से पहाड़ को पार ना कर पाए, तो ये मान लिया कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, माना ना, तभी तो उसके अधीन आएगा, तभी तो उसके महत्व को समझेगा, ठीक है। आप देखिए इतिहास में पहाड़ों की भी पूजा हुई है, पत्थरों की भी पूजा हुई है, वृक्षों की भी पूजा हुई है। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को समझा उसने, उसे कहीं ना कहीं लगा कि ये हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। नगर जीवन, और नगर जीवन में संगठित नगर जीवन है, यानी बहुत व्यवस्थित तरीके से नगर निर्माण है। परिवार की आप बात करें, इन सबों की चर्चा बहुत कम होती है। परिवार नियोजन कैसे होगा, कैसा रहा होगा परिवार? संयुक्त परिवार। बिल्कुल सही, संयुक्त। संयुक्त परिवार यानी 1, 2, 3 पीढ़ियां जहां एक जगह निवास करें, ठीक है। संयुक्त परिवार है। सामूहिकता होगी, ठीक। महिलाओं की क्या स्थिति है? ये धार्मिक
और सामाजिक क्रियाओं में भाग लेती थी। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये प्रमाण कहां मिला? ये तो प्रश्न हो सकता है, क्योंकि कहीं इसकी लिखावट तो नहीं है, या कहीं ऐसा कोई चित्र नहीं प्राप्त हुआ है, कहीं भी उकेरा गया चित्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि सब बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, खासकर स्त्रियों की, ठीक है, वो ये दर्शाती हैं कि स्त्रियों का सम्मान है समाज में। मूर्तियों द्वारा ये आकलन लगाया गया है कि स्त्रियों का समाज में सम्मान है, क्योंकि धार्मिक क्रियाकलापों में उन मूर्तियों का प्रयोग है जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो अगर किसी देवी की आराधना है या उसकी पूजा हो रही है, एक स्त्री, देवी एक स्त्री है, अगर उसकी पूजा हो रही है, तो यह माना गया है कि महिलाओं का भी समाज में पुरुषों के बराबर ही स्थान रहा होगा। ठीक है, चलिए, खुदाई में जो सामान प्राप्त हुआ और बच्चों के खिलौने, उन्हीं से रिलेटेड सामान और बच्चों के खिलौने यह प्रमाणित करते हैं कि बच्चों का पालन पोषण अच्छे से किया जाता रहा होगा। तो स्वाभाविक भी है, होता ही होगा, आज भी होता है। इस प्रक्रिया में कोई नयापन थोड़ी ना है, ये तो हर समाज में है, बच्चों का पालन पोषण। ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर महिलाओं का बराबर का योगदान था इस कालखंड में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता कोई एक निजी इकाई नहीं थी। निजी का मतलब समझ रहे हैं? निजी व्यापारिक केंद्र, जैसे आपका जियो हुआ, टाटा हुआ, ये निजी है। ऐसी कोई इकाई नहीं थी, निजी इकाई। ठीक, ये सामूहिक इकाई, समाज के सभी वर्गों का, उसमें समान अवसर भी था, समानता भी था, और उनको कार्य करने की छूट भी थी। ठीक है ना? यहां पे पारिवारिक जो संरचना है वो समान थी, कहीं कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कहीं उत्खनन से प्राप्त हुआ कि कुछ पारिवारिक संरचना में अंतर भी हो। ठीक है, आर्थिक स्थिति महिलाओं की देख लीजिए। आपने देखा कि व्यापारिक कारकिर्दी है, श्रमिकों की बात है। श्रमिक वर्ग में देखा कि बहुत से व्यापारिक यानी एक लघु रूप से उद्योगों का निर्माण भी हो गया था और अनेक अनेक वस्तुएं भी बन रही थी। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ कि केवल पुरुष ही उसमें कार्यरत हो, महिलाएं भी तो हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना या बनाना, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। आज भी घरेलू उद्योग कहिए या लघु उद्योग के रूप में किसी एक निश्चित स्थान पे, अब वो किसी एक व्यक्ति के अधीन रहा होगा या प्रशासन के अधीन रहा होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं। ये केवल आप आकलन पे चलेंगे। तो जहां तक महिलाओं की आर्थिक स्थिति की बात होती है, तो महिलाएं भी अवश्य संलग्न रही होंगी। अगर वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी श्रमिक ही हों, ऐसा तो संभव नहीं है किसी समाज में। श्रमिक हैं, किसान भी हैं, और अगर कृषि कार्य होता होगा तो उसमें परिवार के सदस्य भी सहयोग करते होंगे, महिलाएं भी।
तो कुछ हिस्सा अवश्य ऐसा रहा होगा जहां महिलाएं भी श्रमिक के रूप में कार्य करती रही होंगी, यानी आर्थिक रूप से वो भी संपन्न रही होंगी। ठीक है, एजुकेशन की बात आती है। इस कालखंड का व्यक्ति एजुकेटेड तो था, शिक्षा संबंधी जो भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि महिलाओं भी शिक्षित थी, यानी महिलाओं को भी शिक्षा दी जा रही थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता, और ऐसा प्रमाण भी ये भी नहीं प्राप्त होता कहीं से कि पुरुष को भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा कहीं लिखित में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपसे मैंने कहा ना कि उसकी भाषा ही आज तक नहीं पढ़ी गई, तो इसलिए ये प्रमाणित ही नहीं हो सकता कि क्या क्या चीजें रही होंगी। ये जो सामग्रियां हमें प्राप्त हुई उससे हम एक आकलन लगा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा उन्नतशील थी, यानी हड़प्पा नगर योजना में एजुकेशन भी था, वो उन्नतशील भी थी, क्योंकि हस्तलिखित प्रमाण भी अगर प्राप्त हुए हैं तो यानी उन्नतशील थी। ठीक, उनकी एक अपनी भाषा थी जिसके द्वारा वो एक दूसरे से वार्तालाप करते रहे होंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या महिलाएं भी शिक्षित रही होंगी? आप जब उन्नतशील नगर योजना देखते हैं, बहुत उन्नतशील नगर योजना, ठीक है, संयुक्त पद्धति है, सामूहिकता है, सामाजिकता है, तो ये मान के चले कि शिक्षा का भी अवसर सबको समान रहा हो। ये तथ्य को आप मान के चले, ठीक है, कि शिक्षा का अवसर अवश्य समान रहा होगा, यानी उसमें कहीं भेदभाव नहीं रहा होगा। चलिए, हड़प्पा में खान पान, खान पान में कृषि आधारित खान पान, कृषि आधारित, गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, चावल, दालें, और एक चीज और आया है, वो है तिल। यानी कृषि आधारित भोजन जो था। ठीक है, वन्य उत्पादन, वन्य उत्पादन मतलब समझ नहीं है, मांस की बात हो रही है। खुदाई में पशुओं की हड्डियां, ठीक है, और मांसाहारी अवशेष प्राप्त हुए। हड्डी और अवशेष की प्राप्ति हुई, जिससे यह अनुमान लगाया गया इस कालखंड का व्यक्ति मांसाहारी रहा होगा। ठीक है, ये वो जानवर है जिनके मांस खाए जाते रहे होंगे। ठीक, उत्खनन से प्राप्त जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे ये आकलन लगाया गया। इससे क्या अनुमान लगाया जाए? हड़प्पाकालीन व्यक्ति, ना तो ऊपर हो गया, खुदाई से मछली पकड़ने के उपकरण प्राप्त हुए। आप क्या अनुमान लगाएंगे इससे?
मछली पालन होता हो। मछली पालन मतलब पालन नहीं, मतलब सर मांसाहार। नहीं, फिर मांसाहार में फिर आप लोग चले जाए। खुदाई से मछली पकड़ने के उपकरण, खाली आप इतने पे आइए ना, इतने पे आइए। ये क्या दर्शाता है? मतलब उनकी बौद्धिक कौशलता। बौद्धिक कौशलता पे फिर आप लोग क्यों मतलब डाइवर्ट हो जा रहे हो? उसको पकड़ने का तो सब कटिया उठ जाता होगा उस जमाने में, जाल टाइप का। आपके घर में फुटबॉल प्राप्त हुआ, इसका मतलब पे आइए। हाँ, कोई खेलता है, खेलते हैं ना। मछली पकड़ने का उपकरण प्राप्त हुआ तो आप लोग कह जाए मछली पकड़ते होंगे, भाई ऐसा कहिए ना। आप क्यों इसमें जा रहे हैं? वो मांसाहार है या ये है, उसको मत जाइए ना। यहाँ तो बहुत सीधा सीधा लिख रहा है मछली पकड़, वहीं पे लिखा है मछली पकड़ने। ये जो उपकरण मिला खुदाई में हड़प्पा से, ये निर्देशित करता है कि यानी इस कालखंड का व्यक्ति मछली का भी शिकार कर रहा था। ठीक है, यानी उसके भोजन श्रृंखला का ये भी एक भाग था। आप किसी सभ्यता में देख लीजिए, अगर वो नदियों के किनारे है तो उनके भोजन का एक भाग मछली या जल से प्राप्त होने वाले जो भी खाद्य पदार्थ है वो अवश्य, और प्रमाण भी मिले हैं, यानी उनकी हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उत्पादन 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 उत्पाद, बताइए। अब आप देख लीजिए, गाय भी मिली, बकरी और भैंस। तो क्या इसे का उपयोग केवल खाने के लिए ही होता रहा होगा? जिसका दूध का नहीं है, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। अभी इसको किनारे छोड़ दिया, दूध उत्पादन, दूध उत्पाद छोड़ दीजिए। तीन चीजें यानी जिनसे दूध की प्राप्ति होती है, तो अगर इनका प्रयोग केवल मांस के लिए होता हो, केवल यही तो संभव नहीं, यानी कहीं ना कहीं इनसे दूध की भी प्राप्ति होती रही हो, और उनसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए, ये खान पान में चीजें चल रही हैं। ठीक, सामग्रियां जो प्राप्त हुई, इनका प्रयोग मसालों के लिए या औषधि रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये वस्तुएं केवल मसालों के रूप में नहीं है, औषधि के रूप में भी है। ठीक भाई, अगर किसी समाज में व्यक्ति है तो भोजन तो अवश्य करता होगा। ठीक है, किसी क्लास में बच्चे ने, ये चर्चा हुई, एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर क्या वो लोग टॉयलेट भी जाते रहे? आप लोग भी पूछ सकते हो ये प्रश्न। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसने जानबूझ के ये चीज किया, ये प्रश्न था, वाजिब भी प्रश्न हो सकता है। आप किसी इतिहास को पढ़ लीजिए, कहीं पे भी इस चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति भोजन करता है तो जाता भी होगा बेटा, ये तो कॉमन सेंस है। अब ये उत्खनन में चीजें तो इंगित नहीं हुई ना कि यहीं पे जाता है, कहीं ना कहीं जरूर जाता होगा। ठीक है, तो उस चीज को तो किनारे रखे हैं फिलहाल आप। चलिए, व्यक्ति भोजन, यानी व्यक्ति है तो भोजन अवश्य करता हो।
ठीक है। अगर भोजन करता है तो रसोई भी जरूर होगी। यानी जहां पे भोजन बनाया जा सके, ठीक है। मकान है तो रसोई होगी, क्योंकि मकानों के अंदर स्नानागार भी है, कुएं भी हैं, ठीक है। जब आप मोहनजोदड़ो में जाएंगे, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में ये चीजें भी प्राप्त हुई हैं कि मकान के ही अंदर हर चीज की व्यवस्था है। और आप देखिए कि हमारे जो प्राचीनतम ग्रामीण क्षेत्र है, प्राचीनतम यानी अभी कुछ वर्षों पहले की बात आप कर लें तो आपको मिल जाएगा। अभी भी अभी गांव में जाइए आप तो वहाँ गांव घर के आंगन में ही कुआं मिल जाएगा। अब तो बहुत कम हो गए, अब तो हर जगह हैंडपंप हो गए, समरसेबल हो गए, अब तो तमाम सुविधाएं होगी, गांव भी शहर जैसे हो गए। लेकिन अमूमन अगर आप देखे हो ग्राम क्षेत्र को तो गांव में मकान के एकदम बाहर एक कुआं होता था और वहीं पुरुष नहाता था, ठीक है ना। तो ये व्यवस्थाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी थी, या आप कहें कि नगरीय क्षेत्रों में बहुत हिस्सों में थी। तो रसोई है यानी भोजन बनता होगा, और अगर भोजन बनता होगा तो खाद्य पदार्थ भी है, और जो औषधि या मसालों की बात करती हैं ये भी अवश्य पड़ती है। क्योंकि आप हल्दी या धनिया जीरा का जब जिक्र करती हैं तो ये बहुत ही प्राचीनतम है। जो साक्ष्य के रूप में मिला हम उसको तो हमने इंगित कर दिया कि ये चीजें मिली, यानी इन चीजों का उपयोग होता है, लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें होंगी जो हमको मिली ही नहीं होंगी, ठीक है ना। ये भी संभव है। मद्यपान, इसको क्या कहेंगे आप लोग? मद्यपान सेवन होता रहा होगा। अरे मद्य क्या? शराब। बिल्कुल ऐसे बोलिए ना, मद्यपान, इसके भी प्रमाण प्राप्त। अब यही प्रश्न है, मैंने कहा ना कि आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। भाई आज भी देखिए, आज भी आपके यहाँ बहुत, आप न्यूज में सुनते होंगे, आज भी आपके यहाँ बनती है बहुत सी जगहों पे, और बहुत से लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है ना। और किन चीजों का प्रयोग होता है आपको भी पता है, आप पढ़ने वाले लोग हैं तो ये जानते हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो जानते हैं कि किन चीजों का प्रयोग होता होगा। ये आवश्यक नहीं है कि वो चीजें आज ही मिल रही है। जब आप किसी एक पदार्थ की चर्चा करें, इससे भी बनती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं, मतलब बनाते कैसे, उनको कैसे जानकारी मिले कि ये चीज डालने से मद्यपान नहीं। आप पहले बात को समझे ना, ये आवश्यक नहीं है कि हड़प्पा काल का व्यक्ति स्वयं द्वारा सीख लिया, हो सकता हो कहीं अन्य से सीखा हो, किसी अन्य सभ्यताओं से सीखा हो। आप इस पर भी आकलन एक बार करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसने खुद से ही सीख लिया सब कुछ, लेकिन किसी अन्य सभ्यता से भी वो सीख सकता है, या उसने ये व्यवस्था सीख ली हो कि कैसे चीजें बनती हैं, ठीक है। यानी किसी एक वस्तु का उपयोग उन्होंने किया हो। जैसे कसम से हमारे यहाँ चक्की आती है, जी जी, तेल विदेश से आता, हो सकता है कहीं से आया हो, उसका प्रयोग किए हो। मैंने आपसे वही कहा ना कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं उत्खनन में प्राप्त हुई हैं जो इस सभ्यता की थी ही नहीं, किसी अन्य सभ्यता की थी। तो ये आप मान सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने ये चीजें किसी अन्य सभ्यता से सीखी हो। ये आवश्यक नहीं है कि इन्होंने खुद से ही उसका निर्माण कर लिया हो। भाई किसी आप अन्य सभ्यता से व्यापारिक हित जुड़े हैं ना आपस में एक दूसरे से, तो आप हड़प्पा काल का व्यक्ति अगर मान लीजिए मिस्र गया, ये तो है नहीं मिस्र, मेसोपोटामिया, अरब के क्षेत्र में मद्यपान नहीं होता रहा होगा, होता है, इसके भी प्रमाण है। तो उसने उस तकनीक को सीखा हो कि कैसे बनते हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है कि वहां का कैसे सीखा, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात को समझिए, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा।
जैसे आदि मानवों ने सीख लिया, वो गिरे, संभले, खड़े हो गए, फिर गिरे, फिर थोड़ा संभले, फिर खड़े हो गए, ऐसे ही सीखा। ऐसे ही उस काल का खंड का व्यक्ति भी सीखा होगा। तो जहां से व्यापारिक हित बने हैं, यह व्यवस्था हो सकती है कि वहां रही हो, और उन्होंने उस पदार्थ को भी प्राप्त कर लिया, कैसे बनता है इसकी तकनीक भी जान ली, और वो पदार्थ हो सकता हो अपने क्षेत्र में भी ले आए हो। अगर व्यक्ति कृषि कर रहा है, इस कालखंड का व्यक्ति कृषि, यानी ये कालखंड कृषि प्रधान है, बहुत बड़ा सामाजिक भाग उसमें लगा हुआ है, तो हो सकता है उसका भी कृषि हो रहा हो, उत्पादन होने लगा हो। क्योंकि जो मदपान की परिकल्पना दी गई है इतिहास में, वो एक इंजॉयमेंट है। वो ये भावना नहीं है कि पी के आप कहीं भी पड़े रहो, ये भावना नहीं। उसे एक मनोरंजन का साधन माना गया। बात समझिए, आप इसमें कुछ भी आकलन लगा सकते हैं। ये किसी प्रकार का एक पेय पदार्थ, ठीक, जो आपके थकान को दूर कर दे, इस रूप में मान लीजिए। अगर मैं इसे कहूं कि आप बहुत थके हुए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, और एक पेय पदार्थ के रूप में इसे लिया गया कि इसके थोड़े से सेवन में थकान दूर हो जाए या नींद आ जाए, ये भी तो संभव हो सकता है। ये भी संभव हो सकता हो कि सारे इसे पीते हो, पुरुष और स्त्री दोनों, ये भी संभावना हो सकती है। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वो तो है, वो तो आप कहते हैं कि उच्च कल्चर में महिलाएं भी पीती हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये तो है, आप प्रमाणित भी है, आप देखते भी हैं। अब तो मोबाइल का समय है, आप तो कुछ भी देख लें। लेकिन यहाँ तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मद्यपान का प्रमाण मिला है, तो इस कालखंड का व्यक्ति, हम स्त्रियों को इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति कह रहे हैं तो उसमें सब आ गए। इस कालखंड का व्यक्ति, ठीक है, उसे उस पेय पदार्थ के रूप में लेता होगा जो उसकी थकान को दूर कर दे, ठीक है, ना कि मदहोश होने के लिए। ठीक, इस शब्द को मैं कहूं, ना कि मदहोश होने के लिए कि आप इतना पी लीजिए कहीं पड़ जाइए, ऐसा नहीं, इस रूप में लीजिए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, धीरे धीरे जब कालखंड आप आगे बढ़ते हैं और जब शासन वर्ग आता है, तो इसकी प्रचुरता बढ़ गई, ठीक ना। ये प्रत्येक दिवस का हो गया, और वहां भी यही थी चीजें, जो मानसिक समस्या है, मानसिक दिक्कत है, उसे दूर करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। आप राजतंत्र में भी देखिए, जो भी प्रयोग हुआ वो इसीलिए हुआ, थकान को दूर करने के लिए। यानी मद एक प्रकार का ऐसा पेय था जो थकान को दूर कर दे, यानी मानसिक चिंताओं को दूर कर दे। आप देखिए ना, जो व्यक्ति बहुत चिंतित होता है, अगर उसने शराब को पी लिया है तो वो चीज दूर हो जाती है, उस चीज से वो अलग हो जाता है। वो अलग बात है कि वो और भी सारी बातें करने लगता है देश दुनिया का, और उससे बड़ा ज्ञानी कोई होता ही नहीं धरती पे उस समय, जितना ज्ञान उसके पास होता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा अवश्य। और कहीं अगर आपसे मिला है तो आपको इतना ज्ञान दे देगा कि शायद आपके अध्यापक ने इतने सालों में आपको ज्ञान ना दिया हो, वो उस 1 घंटे में आपको इतना ज्ञान दे देगा, ठीक है। आज के मद्यपान और इस काल के मद्यपान में बहुत अंतर है। इस काल का जो मद्यपान है, या जिसके स्रोत मिले हुए हैं, उसका सीधा सीधा एक है कि मानसिक तनाव या थकान को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा होगा, ठीक है ना। और भी कोई प्रश्न अब इसके संबंध में? अब ये पदार्थ मत पूछिएगा कि किन पदार्थों का, क्योंकि मैंने एक पदार्थ लिखा जौ, इससे भी बनता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे, आपके घरों में जब धान को आता है कूटने,
तो उसकी भूसी को वो लेकर चला जाता है। इसका भी प्रयोग होता है उस मध्य को बनाने के लिए। उसका जी, इसका भी प्रयोग होता है। आप ये सोचिए कि वो आपसे कोई मुद्रा नहीं लेता, धन नहीं लेता, और केवल एक चीज लेकर चला जाता है। इसका प्रयोग आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, वस्त्र और आभूषण, आइए, नहीं तो हम लोग हड़प्पा में गिरा जाएंगे। वस्त्र और आभूषण, कपास के कपड़े, सूती बात आई ना, इसी से तो हुआ। जो प्रमाण मिले हैं उसमें प्रमाणित होता है कि कपड़ा बुनाई का कार्य अत्यधिक मात्रा में किया जाता रहा। ठीक है, क्योंकि खुदाई में बुनाई के उपकरण और करगे प्राप्त हुए। हस्तकरघा देखा आप लोगों ने? देखा है कभी? मशीन वाला नहीं, हाथ से, चरखा, जो लकड़ियों की पट्टियों से बना होता है, बहुत सारे उसमें जी सर, रेशम लगे होते हैं, धागे लगे होते हैं। नहीं, रियल में आप मोबाइल में ही देखी हो, देखी है ना? रियल में बनारस जाइए, आपको मिलेगा। ठीक है, और उसकी जो श्रृंखला है वो एक समझिए भूल भुलैया है। अगर एक चीज आप भूल गए तो जो पैटर्न बनना है वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। ठीक, टेक्सटाइल का यूज कहते हैं। हाँ हाँ, टेक्सटाइल भी वो आता है। ऊन और जूट के रेशों का प्रयोग होता था वस्त्र बनाने में। जो प्रमाण प्राप्त हुए उससे मैं कहता हूं, ऊन और जूट के रेशों का प्रयोग। ठीक है, लेकिन ये रंगीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये रंगीन नहीं है जो रेशों की बात हो रही है। रंगों के लिए यानी उन धागों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग तो इससे पहले के कालखंड के भी लोग करते थे। इसका भी प्रयोग होने लगा, खनिज रंगों का। आपका सोना, चांदी या जो भी पत्थर मिलते हैं, खनिज है, कहां से प्राप्त होते हैं? भूमि के नीचे से या नदियों से। ठीक है, आप कभी सर्च करें सोना उत्खनन में, तो बहुत बारीक बारीक कण प्राप्त होते हैं जिनको छाना जाता है। इतना आसान नहीं है। ये मत सोचिए कि कहीं का पूरा पहाड़ सोने का मिल गया और तोड़ तोड़ के हम ले लिए, ऐसा भी नहीं। ठीक है, परिधान में देखिए, धोती, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों इसका प्रयोग करती थी। महिलाएं साड़ी जैसा परिधान, ठीक है, सोने, चांदी, तांबे
व पत्थर के आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। ठीक है। ये सब पत्थर है। संगमरमर, एक्वामरीन, संगमरमर कई प्रकार के रंगों के आते हैं। ठीक है। ये बहुमूल्य पत्थर है। इनके भी आभूषण उस कालखंड का व्यक्ति पहनता था, यानी हड़प्पा काल का व्यक्ति इसके भी आभूषण पहनता था। जब राजस्थान के क्षेत्रों की बात करेंगे तो संगमरमर की बात हो जाएगी, लेकिन ये सब जो आपको पत्थर हैं ये अन्य क्षेत्रों के हैं। ठीक है ना। मोती और सोने के आभूषण, हड़प्पा काल के कारीगरों ने इनके भी आभूषण निर्मित किए। ठीक है। और एक शब्द आता है नहीं, लेकिन आप नोट कर लें, मुक्ता। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पत्थर ही है। ठीक है। कीमती पत्थर माना जाता है। इससे भी आभूषणों का निर्माण होता था। कुछ आभूषणों में पवित्र चिन्ह अंकित होते थे, यानी जिसको वो लोग पवित्र मानते थे, या सांस्कृतिक प्रतीक। सांस्कृतिक प्रतीक ये भी अंकित होते थे। धार्मिक स्थिति के बारे में देख लीजिए आप। हड़प्पा में धार्मिक स्थिति, मातृ देवी और पशुपति जिनकी मूर्तियां प्राप्त हुई। मातृ देवी यानी माता माना गया भूमि के रूप में, और पशुपति जिसे इतिहासकारों ने शिव कहा। ऐसा नहीं है कि ये शिव ही हैं, लेकिन उन्होंने माना कृषि का देवता, एक प्रकार से कहा जाए कृषि का देवता, कृषि और पशुओं का देवता। तो इसे उन्होंने, बहुत से इतिहासकारों ने इसे शिव की संज्ञा दी। मातृ देवी और पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है। लेकिन मंदिरों का कोई स्पष्ट संकेत नहीं प्राप्त हुआ है। थोड़ी देर इससे पहले चर्चा हो रही थी ना कि अगर नगर योजना है तो मंदिर की भी व्यवस्था बनाई गई होगी, एक चर्चा हुई थी। लेकिन यहां पर मंदिर का स्पष्ट संकेत ही नहीं है, तो पूजा कैसे होती होगी? भाई अगर आप ये कहते हैं ना, हम लोग क्या, तो यही है ना कि मंदिर हो, उसमें देवता है, उनकी पूजा आराधना हो। ये तो प्रमाणित लोगों ने कर दिया कि जो अवशेष मिले हैं, ये दो मूर्तियां जो मिली हैं, ये मान लिया गया कि ये ईश्वर के रूप में पूजी जाती रही होगी। ठीक है, ये मान लिया गया। एक अनुमान लगाया गया
कि ईश्वर के रूप में इन्हें पूजा जाता रहा होगा, ये होंगे, ये होंगे। लेकिन यह आवश्यक थोड़ी ना है कि इन्हीं की पूजा होती होगी। ये तो हमने जो हमको प्राप्त हुआ है उससे हमने अनुमान लगाया, क्योंकि केवल एक ही स्थान की बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्षेत्र है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, जितने भी क्षेत्र है, सब जगह से कुछ ना कुछ कॉमन प्राप्त हुआ है, एक जैसा। तो अगर एक जैसा प्राप्त हुआ है तो इसके मतलब इसका कुछ विशेष महत्व रहा होगा उस समाज में, तभी ये चीज है, वरना इसका उपयोग क्यों? पाषाणकालीन व्यवस्था में जब मध्य पाषाण, नव पाषाण में आपने देखा कि अंत्येष्टि संस्कार की जो व्यवस्था थी, शवों को दफनाने या जलाने की व्यवस्था, केवल अंतर यही था कि दफनाया गया, जलाया गया। ठीक है ना? जाट संस्कृति में एक अलग दाह संस्कार कि जलाया गया, लेकिन जलाने के बाद जो हड्डी राख बची उन्हें इकट्ठा करके बर्तन में दफना दिया गया। उसे क्यों दफना दिया गया? उसका भी कुछ महत्व होगा। ठीक है ना? अनायास कोई चीज नहीं व्यक्त कर रहा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई चीज अनायास नहीं। हर चीज का कोई ना कोई सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व अवश्य रहा होगा। ठीक है? तो मंदिरों का स्पष्ट संकेत नहीं है, यानी कहीं ऐसा कोई निर्माण नहीं मिला है जिससे यह प्रमाणित हो कि यह मंदिर रहा हो या यहां पे देवता की पूजा होती रही हो। तो क्या माना जाए? क्योंकि साक्ष्य तो ये बताते हैं कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपत की मूर्ति मिली है, यानी इनकी आराधना होती है। लेकिन अगर व्यक्ति इनकी आराधना कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्थान तो अवश्य दिया होगा, या जिन स्थानों से इनकी प्राप्ति हुई उसे ये मान लिया जाए कि उसी स्थान को ऐसा बनाया गया होगा कि जहां इनकी आराधना की जा सके। क्योंकि जब आप किसी विशेष को आराधना से जोड़ देते हैं तो उनके लिए एक विशेष स्थान अवश्य स्थापित होता है, एक निश्चित स्थान। जैसे आप अपने घरों में एक निश्चित स्थान देते हैं देवताओं को, ठीक है ना? और पवित्रता का ख्याल रखते हैं, यानी अगर ये देवता है तो पवित्रता का भी ख्याल रखा गया होगा। ठीक है ना? और यानी इनको भी एक निश्चित स्थान दिया गया होगा। ये अलग तथ्य है कि उसके अवशेष प्राप्त ना हुए हो, लेकिन कहा गया कि मंदिरों के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं, तो आवश्यक थोड़ी ना है कि उन्होंने एक मंदिर बनाया हो, उसमें देवताओं को रखा हो। तो खुले में भी रख सकते हैं भाई, छत की क्या जरूरत है? ऐसे ओपन में रख दिए हो। एक विचार ये भी हो सकता है ना कि खुले में, मान लीजिए पूरा का पूरा परिसर है उस नगर योजना का, और उस नगर योजना में मध्य में मान लीजिए स्थापित कर दिया गया हो एक थॉट के रूप में, यानी अगर ये देवता है तो ये हमारा रक्षक है, इस विचार को अगर आप माने, और ये हमारी रक्षा करेगा किससे? सभी से। ठीक है? और अगर इस ईश्वर को हम किसी चीज में बंद कर दें तो हो सकता है वो उन क्षेत्रों का अध्ययन ही ना कर पाए, देख ही ना पाए। मैं विचार की बात कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर शक्तिशाली होता है, वो तो कहीं से किसी को भी देख लेगा। इस विचार को अगर आज हम मानते हैं, लेकिन क्या हड़प्पा कालीन व्यक्ति इस विचार को मानता होगा? अब तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अपने विचार से आप ये बात ला ही सकते हो कि हो सकता है कि एक ओपन जगह में इन देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हो, जो उस पूरे नगर क्षेत्र को देखता हो, यानी रखवाली के रूप में। देवता है तो हमारी रक्षा करेंगे, उस रक्षक के रूप में उनकी व्यवस्था की गई हो, यह भी संभव है। या उस नगर के प्रवेश द्वार पर, जो द्वार यानी जिससे आप उस नगर में प्रवेश कर रहे हो, उस प्रवेश द्वार पर उसकी स्थापना की गई हो खुले रूप में।
कि आने वाली विपदाओं से ये हमारी रक्षा करेंगे या करेंगी। ऐसा भी संभव है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा के उत्खनन में किसी मंदिर के स्पष्ट संकेत नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, अग्नि पूजा के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा यानी कुछ ना कुछ कर्मकांड जरूर होते होंगे। ठीक है, जो धार्मिक चित्रण प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा क्या कहा गया कि अग्नि की पूजा भी होती रही होगी, यानी अनुष्ठानों की बात हो रही है। तो इस कालखंड का व्यक्ति अनुष्ठान भी करता रहा होगा। किसके लिए? अब फिर यह प्रश्न आता है, अनुष्ठान किसके लिए हो रहा है? बताइएगा। फिर वही मछली के औजार वाले मत फंसिएगा प्लीज। अनुष्ठान अगर कर रहा है हड़प्पा काल का व्यक्ति तो किसके लिए कर रहा है? हाँ? देवताओं के लिए ही कर रहा है। और क्यों? अगर ये प्रमाणित है कि अग्नि की पूजा है, अनुष्ठान होते हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, तो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है तो देवता के लिए ही कर रहा होगा, यानी वहां पे देवता थे और धर्म था, धार्मिक मान्यता थी। ये प्रमाणित होता है, क्योंकि बिना धार्मिक स्थिति के, बिना देवताओं के आप अनुष्ठान करोगे किसके लिए? और चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति को भी देवता माना गया, और प्रकृति में जो जो चीजें हैं उनका स्पष्ट नाम है उन देवताओं का। ठीक है ना? वेदों में प्रकृति के देवताओं का जिक्र हुआ है तो इंद्र को माना गया है, क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र ही है। ऋग्वेद में इंद्र के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल है सब चीजों पे, बारिश पे, अग्नि पे, हवाओं पे उनका कंट्रोल है। वो शासक हैं, वो निर्धारित करते हैं कौन कितना। ठीक? तो जब अनुष्ठान की बात हो रही है, यानी देवताओं को प्रसन्न करने की बात हो रही है, और देवता प्रसन्न होंगे तो जो हमारा क्षेत्र है वो क्या होगा? संपन्न होगा। ठीक है, यानी संपन्नता के लिए और रक्षा के लिए उन देवताओं का अनुष्ठान किया जाता रहा होगा। यहां भी आप आकलन में ही चलेंगे, जैसे पाषाण काल में आप आकलन में चले, यहां भी आप आकलन में ही आपको चलना है। आप अगर ये सोचे कि ये प्रमाणित है, ठीक है, क्योंकि अगर भाषा का ज्ञान हो गया होता, किसी ने उस सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का अध्ययन कर लिया होता, तो हम ये जान सकते थे कि हाँ, इसी परिस्थिति के लिए, यानी इसी कार्य के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। हमारे लिए एक अवरोध है कि हमने भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, वस्तुएं देखने क्या क्या मिली? वस्तुएं, इसमें जो मृदभांड मिले, लाल व काले रंग के बर्तन, लाल और काले रंग के बर्तन। ठीक है, पके बर्तन, पके या भुने, कहीं कहीं भुने शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जिन पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सजावटी उद्देश्य के लिए, यानी उन्हें सजाने के लिए। तांबे के बर्तन, ये केवल हड़प्पा की बात हो रही है,
ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा मत कीजिएगा, ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात हो रही है, हड़प्पा। ठीक है, वस्तुएं, पशुपति जिसे शिव कहा गया, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई उत्खनन के दौरान। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसका जिक्र हुआ है। चूड़े, कड़ा संबंधी आभूषण कुछ जगहों से, यानी उसी परिक्षेत्र में गणेश जैसी आकृति वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई। ठीक है, यानी जैसे वो दिखते हैं उस प्रारूप में, केवल यहीं पे। क्या ये इस विचार को प्रमाणित करता है कि यानी पशुपति वो शिव ही है? आप बताएं, क्या ये प्रमाणित कर सकता है कि जिसे आप पशुपति कह रहे हैं वो शिव ही है? किसी एक चीज की प्राप्ति से यह आकलन यहीं से लगा है, इन्हीं सब चीजों से आकलन लगा है। ठीक है ना? कांच की चूड़ियां भी प्राप्त हुए हैं यहां से। तांबे के कड़े, पक्षी के पंखों से बने आभूषण, हड्डियों से बने आभूषण जो उत्खनन में प्राप्त हुए, जो सामग्रियां, मुहरे प्राप्त हुए, ये तांबे के और पत्थर के बने हुए, तांबे और पत्थर के बने हुए मुहरे प्राप्त हुए। ठीक है, मिट्टी के खिलौने, बात वो तो हुई ही थी। गाड़ियां प्राप्त हुई मिट्टी के बने हुए। ठीक, जब आप चर्चा लिपि की करते हैं, लिपि कैसी है, तो लिपि क्या है? प्राकृतिक। ठीक, उस लिपि में किसका प्रयोग किया गया है? संकेतों का, संकेतों व प्रतीकों का। संकेत और प्रतीक, ठीक ना, इनका प्रयोग हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें। और चर्चा मैंने किया कि जिसे अभी तक बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत से इतिहासकारों ने प्रयास किया कि इसे समझा जाए, लेकिन वो असफल है, क्योंकि संकेत दिए गए हैं और प्रतीक दिए गए हैं।
ठीक ना, आप उसको देखिए नेट पे, तो आपको भी आड़ी तिरछी रेखाएं जैसी लगेंगी। उसका क्या आप मतलब निकालोगे? और मैंने आपसे पहले भी कहा, जब किसी भाषा एक से दूसरे तक हस्तांतरित होती है, भाषा, हम हिंदी बोलते हैं, जो उत्तर और मध्य के लोग हैं, हम दक्षिण भारत में नहीं जाएंगे, बीच में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का ये हिस्सा जो आपकी तरफ है, उधर का हिस्सा नहीं, उधर की भाषा आप समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हिंदी भाषी, यानी ये हमारी पूर्व काल से चली आ रही है, ये पद्धतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो रही है, तो हम उस भाषा को जान रहे हैं। द्रविड़ भाषा जो है, दक्षिण भारत की भाषा, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, ठीक है, कन्नड़ हो, जो भी है, ये जो भाषाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही हैं, तो वो अगली पीढ़ी समझ रही है। लेकिन यहां से जो भाषा है ये आगे गई ही नहीं, यानी इसका हस्तांतरण ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं कहा तो पीढ़ी को हस्तांतरण नहीं हुआ, उस कालखंड की जो पीढ़ियां रही उसमें हस्तांतरण हुआ, लेकिन जब एक निश्चित क्षेत्र में ये भाषा रही, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाई। अब इसके पीछे बहुत से तर्क हो सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को एक क्षेत्र में सीमित कर लिया, खाली व्यापारिक दृष्टिकोण से आदान प्रदान, ना सामाजिक दृष्टिकोण से, ना धार्मिक दृष्टिकोण से, और ना वैवाहिक दृष्टिकोण से कोई आदान प्रदान दूसरे समाज से रहा होगा। फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रहा होता तो जरूर ये भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब इस सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा भी नहीं लोग बचे जो इस भाषा को जानते थे या बोलते थे, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा समाप्ति हो गया। तो किसी भाषा को जानने का मूल आधार यह है कि वो भाषा कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, यानी उस भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पे उस भाषा का प्रयोग खाली उस समय सीमा तक ही रहा, उसके बाद नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, ठीक है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को समझने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है। तो आज के टॉपिक में आपका हड़प्पा, ठीक है। अब कल में आपका रहेगा मोहनजोदड़ो।